हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम है इसका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि चैप्टर काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल से है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है और क्या करना है, यहाँ पर क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे मेन यहाँ पर क्या है कि वैसे तो हम लोग पूरा केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हर जगह में पता चलता है कि दो एटम्स एक दूसरे के साथ किसी न किसी बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले वो बॉन्ड कैसे बनता है, और बॉन्ड सबसे मेन होगा क्यों बन जाता है, क्या जरूरत होती है उनको बॉन्ड बनाने की। ये सारी चीज़ें और इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, और किस किस तरीके से वो बॉन्ड्स बनाते हैं, क्या क्या तरीका अपनाते हैं उन तरीके के अंदर, और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में हमें यहाँ पर देखना है कि बॉन्ड के बारे में, कि आखिर दो एटम्स एक दूसरे के बीच में बॉन्ड कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ये समझाता है कि अगर हम बात करते हैं इनर्ट गैसेस, जैसे कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडॉन। आपको पता है हीलियम या फिर इसके परिवार के और जो सदस्य हैं, जो इनर्ट गैसेस है, वो किसी से रिएक्शंस नहीं करते, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। कोई स्पेशल कंडीशंस हो, एक दो ज़ेनान ओनान की, वो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा अगर हम ऐसे बात करते हैं, वो किसी से रिएक्शंस नहीं करते, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वो अपने एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये क्वालिटी केवल उन्हीं के पास है। इसके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, किसी के पास ये क्वालिटी नहीं है। तो सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या है कि ये किसी के साथ बॉन्ड बनाना नहीं पसंद करते, क्योंकि अपने एटॉमिक फॉर्म में ही ये स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? स्टेबिलिटी के लिए इनके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस पाया जाता है। वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस की, इनर्ट गैसेस की अगर बात करते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको ये बताता है। सबसे पहले हम इन्हीं से ही कहानी स्टार्ट करते हैं, इनर्ट गैसेस की मदद से। जो इनर्ट गैसेस हैं, जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, उनके पास क्या पाया जाता है? यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ वहां पर होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पाया जाता है। और वो इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? कहा कि अगर हीलियम की बात करते हैं तो उसके लिए तो वहां पर क्या हो जाएगा, अब बताओ कि 1s2। इसके अलावा अगर हम और सदस्य की बात करते हैं तो वो है H2NP6। ये N यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल को बताता है, आखिरी शेल को बताता है। और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको कहा जाता है जिसके आखिरी शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें से 2 s के हिस्से में हो, s सबशेल के हिस्से में, और 6 कहां पर हो, p सबशेल के पास हो। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। किसकी? इनर्ट गैसेस की। तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, किसी से जुड़ने की, किसी से रिएक्शन करने की कोई टेंशन नहीं है। वो मस्त में अकेले ही क्या है, एकदम खुश है, क्योंकि उनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है। चलो इनकी बात तो अलग है, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। चलो ये खुश है अपनी एटॉमिक बात में, तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है वो अपने एटॉमिक फॉर्म में खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में भी यही चलता रहता है कि वो भी यही सोचते हैं कि काश हम भी इनर्ट गैसेस की तरह ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस रख पाए। और वो खुद से नहीं कर पाते, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस को गेन करने के लिए उन्हें ये जुगाड़ लगाना पड़ता है। आखिर हम कैसे पहुंचे, क्योंकि वो जन्मजात जैसे हैं, जैसे एलिमेंटल उनका फॉर्म है, उनके आखिरी शेल में ऐसा कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो खुद इनर्ट गैस की फैमिली से बिलोंग करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब वो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को रखने के लिए कुछ ना कुछ पैतरा अपनाते हैं, क्या किया जाए जिसकी वजह से यहाँ पर वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख ले। और इसी को करने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगर हमसे पता चले कि आखिर सब लोग बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, यही तो होता है, हम तो कोई भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं, पता चला ये बॉन्ड रहा, ये बॉन्ड रहा, ठीक है, इनके साथ बॉन्ड बना, ये सारी चीजें। लेकिन कभी ये सोचेगा कि ये बॉन्ड क्यों बनाते, क्या जरूरत है बॉन्ड बनने की? तो जरूरत है स्टेबिलिटी की, क्योंकि हर कोई, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, स्टेबल होना चाहता है। वैसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, और स्टेबल रखने के लिए वो क्या कर जाते हैं, वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो समझ में आया बॉन्ड क्यों? और इसका मतलब कि आपको पता है वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए जब वो बॉन्ड बना लेते किसी के साथ, जब एटम आपस में बॉन्ड बनाता है, अब उसको एटम, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स।
इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो जब बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ बनाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि उनका एग्रीगेशन होने लगता है एटम्स का। एटम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को स्टेबल करते हैं। और एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं? बॉन्ड बना करके। तो इसलिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना करके वहां पर अपने आप को एक दूसरे को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या सारी चीजें। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ भी पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं। जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ पर आपको क्या बताता है? इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट एक्सेप्ट फॉर इनर्ट गैसेस को अगर छोड़ दिया जाए, नो अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी अपने एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता इनर्ट गैस को छोड़ करके। फिर आपको यहां पर एक बात बताता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपको पता है? अगर मैं कैसे ए लिख दिया, केवल एक सिंगल यहां पर लिखता हूं तो इसको एटम कहते हैं। ये जब किसी और एक के साथ मिल जाता है, चाहे वो अपने जैसा हो चाहे दूसरा, अगर मैं इसको A2 लिखता हूं, इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। इसको क्या बोलेंगे? इनको एटम्स कहते हैं। आया समझ में? इनको कहते हैं एटम्स और ये क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब दो या दो से अधिक एटम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। या फिर कहते हैं विच, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? विच आर क्लस्टर ऑफ एटम। एटम का एक जमावड़ा होता है, गुच्छा होता है, कई एटम्स आपस में मिलकर के बनाते हैं। यार हाउ डू यू एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स? कैसे एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं? कैसे मॉलिक्यूल्स, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर के A2 बना ले, ठीक है। यही सारी चीजें यहां पर पढ़ेंगे। फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, और क्यों ये दोनों की जरूरत पड़ी एटम बनाने की, मॉलिक्यूल्स बनाने की, बॉन्ड बनाने की, वो सारी चीजें पढ़ते कह रहे हैं। सच डाउट आर विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ये सारी चीजों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो एक एक करके यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आपको कहता है कि कोई कुछ भी बनना चाहता है तो इसका मतलब वहां पर उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं उधर ज्यादा स्टेबल होऊंगा। अगर कोई एटम से मॉलिक्यूल्स बनना चाह रहा है, इसका मतलब उसको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म मेरा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अगर अपने एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होता तो क्या जरूरत थी मॉलिक्यूल्स बनाने की? जैसे इनर्ट गैसेस एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल, मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। लेकिन जो अपने एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं हो, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इससे साफ साफ लगता है कि एटम से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो आते देखते हैं यहां पर क्या स्टेटमेंट अगला बोलता है आपको। कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स तभी बनते हैं जब वो अपने एटम फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो और लोअर एनर्जी रखे। और स्टेबिलिटी का हमेशा एक मतलब याद रखना, जो अपनी जितनी कम एनर्जी, जितनी लोअर एनर्जी रखेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर अपनी एनर्जी को हाई करके रखेगा तो याद रखना, अगर हाई एनर्जी हो तो हाई रिएक्टिविटी आएगी, और किसी के पास रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा आएगी तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी चीज हो, अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो उसके पास ये चीजें होंगी, वो अपनी एनर्जी को कम से कम रखे। इसका मतलब एटॉमिक फॉर्म में ज्यादा एनर्जी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एनर्जी कम होती है, तभी वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए जब बॉन्ड्स बनता है, ऑलवेज इस बात का ध्यान देना, कभी भी अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर दो एटम अभी अकेले है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसका मतलब उनकी एनर्जी लेवल हाई थी। अगर वो चाहते हैं कि हम अपने आप को स्टेबल करें, अपनी एनर्जी लेवल को लो करें, तो उनके पास एक ही ऑप्शन, अपनी एनर्जी को कम करो। जैसे जैसे एनर्जी लेवल को कम करेंगे, वो दोनों एटम एक दूसरे के करीब आने लगेंगे और एक समय उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और अगर फिर से एनर्जी हाई रखा तो टूट करके फिर से दूर दूर हो जाएंगे, एनर्जी कम किया तो करीब आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, यहाँ पर स्टेबिलिटी का। एनर्जी जितना कम उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या कॉन्सेप्ट बताता है। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाली चीजें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। आपको कहता है केमिकल बॉन्ड की अगर बात करता है, कहता है केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या हो जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में होल्ड करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान देना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भटक रहे हैं, अनस्टेबल दोनों हैं, ये एक दूसरे के करीब आते हैं, इनके बीच में एक फोर्स लगता है जो इनको अपने तरफ एक दूसरे के प्रति खींचता है, क्योंकि दोनों की जरूरतें सेम है। ये भी स्टेबल होना चाहता है और ये भी स्टेबल होना चाहता है। अकेले ये स्टेबल नहीं हो पा रहे, अकेले ये स्टेबल नहीं हो पा रहे। इन दोनों को स्टेबिलिटी के लिए ये एक दूसरे के करीब आते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को कम करते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एनर्जी लेवल कम करके, और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसी को हम कह रहे हैं क्या, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो इसलिए बॉन्ड को एक बहुत अच्छे वे में बोला जाता है, हम कह सकते हैं ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा बॉन्ड मतलब ये नहीं एक रस्सी से बांध दिया गया, नहीं, एक अट्रैक्शन होता है, वो उसके करीब रहना चाहता है वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है उनके, अभी आगे यहाँ पर देखें कैसे ऑर्बिटल्स क्या होता है, सारी चीजें वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कभी भी अगर बॉन्ड्स बोला जाए तो, या फिर बॉन्ड्स नहीं बोल रहे तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं मतलब आप बताना कि बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर केमिकल बॉन्ड्स को एक अच्छे वे में बोला जाए, इसको कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लोगों को एक दो या दो से अधिक एटम्स को एक दूसरे के करीब लाता है और उनको क्या करता है, होल्ड करता है एक दूसरे के करीब और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वही लाइन आपको यहाँ पर बताया गया। फिर आपको कहता है इट इज अ यूनियन और टू और मोर एटम्स इन्वॉल्व इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एमंग्स। और जब वो क्या कर जाते हैं, वहां पर एक दूसरे के करीब आते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कुछ भी जुगाड़ लगाते हैं वहां पर, वही सारी चीज तो यहाँ पर पढ़ना है, जिससे कि क्या हो जाए कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रख पाए। इसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं वहां पर, चाहे जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉन देना पड़े तो दे भी सकते हैं, लेना पड़े तो ले भी सकते हैं, और जरूरत पड़े कि शेयरिंग तो शेयरिंग भी कर सकते हैं। वो सारे जुगाड़ लगाए जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, और अगला पॉइंट क्या बोलते हैं आपको, दिस प्रोसेस accompanied बाय डिक्रीज इन एनर्जी। ये पूरी घटना जो है बॉन्ड फॉर्मेशन की, हाई एनर्जी के साथ हो ही नहीं सकता है, हमेशा एनर्जी कम करके ही वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्या बोला जाए, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब भी दो एटम्स या फिर दो लोग आपस में बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा हीट बाहर निकलेगी, क्योंकि बाहर हीट निकलेगी तभी तो उनकी एनर्जी कम होगी। अपनी एनर्जी को कैसे कम कर सकते हैं, हीट को बाहर निकाल देंगे। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक। और बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर इनका बॉन्ड तोड़ा जाए तो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। तो एनर्जी दे करके हम किसी के बॉन्ड को तोड़ते हैं और एनर्जी निकाल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। पूरा सब जगह अप्लाई होगा, इसलिए कुछ की पॉइंट्स हमेशा माइंड में होने चाहिए आपके। तो आते हैं यहां पर, दिस प्रोसेस अकम्पेन्ड बाय द डिक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, एनर्जी लेवल घटाओ स्टेबिलिटी लेके जाओ। और सवाल आता है कितनी एनर्जी, जैसे मान लेते हो दो एटम्स है, ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं, दो एटम्स है, वो लोग जो आपस में बॉन्ड बना रहे थे, ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूं बेसिक सा, मान लेते उन्होंने 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज की, बॉन्ड बनाया। फिर उन्हीं की जैसे दूसरा कोई था, उसने 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया, बॉन्ड बनाया। किसी ने 30 रिलीज किया, बॉन्ड बनाया। किसी ने 40 रिलीज किया, बॉन्ड बनाया। अगर हमसे पूछा इन चारों में से किसकी बॉन्ड एनर्जी, किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगा, तो आप बताओगे जिसने सबसे ज्यादा एनर्जी निकाला। किसने निकाला, फोर्थ नंबर वाला जो कितना निकाला था, 40। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, जो केवल 10 निकाल करके वहां पर बॉन्ड बनाया। मतलब यहां पर कॉन्सेप्ट होता है भाई, जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल करके जितने कम से कम एनर्जी के साथ आप बॉन्ड बनाओगे, उतना मजबूत बॉन्ड आपका बनेगा। तो इसलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट चलता है, और हमेशा याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिक्रीज इन एनर्जी। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, हमेशा डिक्रीज इन एनर्जी। जितना एनर्जी रिलीज कर दे भाई, उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बना रहे थे, जितना एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलो अगला पॉइंट क्या बोलते हैं, देयरफॉर मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन एटम। इससे साफ साफ लग रहा है कि मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। तो क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल कम है, और एटम ज्यादा रिएक्टिव होगा, कि उसकी एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये चीज साबित हो जाता है यहाँ पर। फिर आगे बोलता है एटम कंबाइंस टू एक्वायर। आखिर ये सब क्यों जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं इनका एक ही मकसद है। जैसे आपका मकसद होगा किसी की तरह बनना है, उसकी तरह बनना है, ये करना है, वो करना है, वैसे हर एक एलिमेंट्स का एक वहां पर कॉन्सेप्ट है, मुझे इनर्ट गैस की तरह बनना है, मुझे उसकी तरह कॉन्फ़िगरेशंस रखना है, ठीक है। तो यहां पर वही आपको बताया गया कि एटम कंबाइंस टू एक्वायर। एटम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या रखना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब NH2 NP6 की चाहत है इनको और कुछ नहीं बनना है, बस ये बनना है। इसी चक्कर में सब कुछ बॉन्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दैट इज आखिरी शेल के, जैसे N वाले, S वाले, N का मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। हमेशा याद रखना कि पूरा आपको दिखेगा, मेनली ज्यादातर आपको आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन, जो अंदर के सेल के होते हैं उनका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जो बेचारे आखिरी सेल के होते हैं वही परेशान होते हैं कि काश मेरे भी इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता, ठीक है, वही परेशान है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा एटम है, उसके पास 1 2 3 ऐसे सेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, बस ये आखिर मान लेते हैं हमारा आउटर सेल, इसको हम कहते हैं N वाला सेल, आउटर सेल। तो यही सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही परेशान होंगे कि काश इनके पास यहाँ पर जो शेल होगा, यही परेशान होगा कि काश यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में वो क्या कर जाता है बेचारे, बॉन्ड वगैरह का जो भी जुगाड़ लगाते हैं कैसे भी करके, इलेक्ट्रॉन देना हो, लेना हो, बॉन्ड बनाना हो, शेयरिंग करनी हो, सब कुछ करते हैं। कौन वाले? अंदर वाले मस्त होते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उनको पता है तुम परेशान हो, तुम देखो, हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसलिए आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको क्या बताता है यहाँ पर, कहता है इनर्ट गैस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। इनर्ट वाले क्यों पार्टिसिपेट? वो तो मस्त हैं भाई, उनका तो पहले से ही बिना बॉन्ड किसी से बनाए अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, क्यों? कह रहे कि बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस एंड हेंस मिनिमम एनर्जी। एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम एनर्जी के साथ मस्त में घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं उनको। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब 1s2 जैसे कि हीलियम में। इसके अलावा जितने भी फैमिली के सदस्य हैं इनर्ट गैस के, सबका NH2 NP6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि आपने अभी क्या सीखा यहाँ पर। तो आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 1, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स अकर्स बिकॉज दे वांट्स। दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा टिक लगाते हैं। कह रहे हैं कि टू डिक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वो अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन के नंबर को कम करना चाहते हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं है इनका। ठीक बताए, टू अटेन एन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू अटेन स्टेबिलिटी। अब बताओ कि हाँ ये तो सही है। वो किसकी तरह बनना चाहते हैं? कह रहे हैं कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं और साथ साथ एक स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी वजह से और भी ऑप्शन देखें, टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ऐसा कोई बात नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन को ही बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, बताइए टू अटेन 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन। तब बताओगे ये वाला सही होगा आपका। ठीक है, तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस और एक स्टेबिलिटी ही तो चाहते हैं, और इसी चक्कर में बेचारों को क्या करना पड़ रहा है, वहां पर ढूंढना पड़ रहा है कि किसके साथ जुड़े, किसके साथ बॉन्ड बनाए और हम स्टेबल हो जाए। लेकिन इनर्ट गैस कोई टेंशन नहीं, वो तो मस्त है, उनको क्या बन जाता है वहां पर। ठीक है, पहले से ही वहां पर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस मिला हुआ है। तो चलिए यहां पर देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर कहता है व्हेन टू एटम कंबाइन टू फॉर्म एन मॉलिक्यूल। जब दो एटम आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो क्या होता है? कह रहे एनर्जी इज रिलीज्ड, सही है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब, गलत। ठीक है, एनर्जी इज नाइदर रिलीज एब्जॉर्ब, गलत। ठीक है, एनर्जी में आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब, गलत। अब बताओ कि दो एटम जब भी एक दूसरे के करीब आएंगे, मैंने कहा बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज बिना किसी एक्सेप्शंस के ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, अपनी एनर्जी कम करेंगे तभी बॉन्ड्स बनता है। मतलब वो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब एनर्जी को बाहर निकाल देंगे तब उनकी एनर्जी लेवल कम होती जाएगी और एक समय आएगा एक मजबूत बॉन्ड बनेंगे। तो ये होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो ये सब हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पर देख रहे थे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड को हम क्लासीफाई करें, ठीक है, उसको कई हिस्सों में बांटे, तो वहां पर कैसे बांट सकते हैं? बॉन्ड देखो दो टाइप्स के यहाँ पर अगर मेनली दो पार्ट में बांटे, ऐसा हो सकता है एटम का एटम के साथ बॉन्ड बने, ऐसा हो सकता है एक मॉलिक्यूल्स ये है और एक मॉलिक्यूल्स दूसरा है, इनके बीच में अट्रैक्शंस हो। क्या बताया मैंने? एटम का एटम के साथ अट्रैक्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और एटम मॉलिक्यूल्स आपको क्लियर हो क्या? एक सिंगल आपको अगर कोई भी लिख दिया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिंगल एटम्स का लिखा जाता है, तो इसका मतलब वो एटम है। और जब O2, CO2 ये सब लिखा जाता है, H2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स। जब एटम का एटम के साथ बॉन्ड बने तो उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी इंटर एटॉमिक, क्या बोलेंगे उसको? एक एटम का दूसरा। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तो इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहां पर आपको दो बॉन्ड्स बताए गए हैं, देखना यहां पर क्या होगा, दो। और आपको हमेशा मैं बता दूं कि याद रखना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा वीक बॉन्ड। जब एक एटम का दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनता है मतलब इंटर एटॉमिक, वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसकी एनर्जी लगभग यहाँ पर एक रेंज बता दिया गया है। वो छोटी मोटी एनर्जी नहीं, उस बॉन्ड की एनर्जी क्या हो जाती है? 200 किलो जूल पर मोल। और याद रखना, बॉन्ड की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर कहता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और क्या हो जाता है, यहाँ पर बात करते हैं इंटर एटॉमिक्स, यहाँ पर एनर्जी लगभग 200 किलो जूल पर मोल का यहाँ पर लगता है। फिर बताया गया वीक बॉन्ड्स में मतलब क्या हो जाता है? इंटर मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो इसमें बहुत कम फोर्स लगता है। और मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें पहले से ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हुए, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो अब ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल इनके बीच में अट्रैक्शन हो तो वहां पर बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगता है, उसको हम कहते हैं वहां पर वीक बॉन्ड्स बन रहा है। और यहाँ पर एनर्जी का रेंज क्या हो जाएगा बताइए? 2 to 42 किलो जूल पर मोल का वहां पर एनर्जी का आपको देखने को मिलता है रेंज। और जितनी ज्यादा एनर्जी, कौन सी एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी की बात करिए
ठीक है, जितना मजबूत बॉन्ड होगा, मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही कम से कम, वही बॉन्ड एनर्जी। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी घटा करके बॉन्ड बनाए तो उनको तोड़ने में भी छोटे मोटे एनर्जीज नहीं टूटेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तब जा करके टूटेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी दिया गया है वो ऐसा नहीं कि उनकी एनर्जी एटम की बहुत ज़्यादा, नहीं, उनके बॉन्ड की मजबूती ज़्यादा है, उसको तोड़ने में आपको लगभग इतने एनर्जी का रेंज खर्च करना पड़ेगा। इनका कमज़ोर होता है, वीक होता है, इसलिए 2 से 42 किलो जूल पर मोल की एनर्जी में ही टूटने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा एक रेंज बताया गया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो इसको कई पार्ट में बांट सकते हैं। एक पहला यहाँ पर हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा, फिर दूसरा यहाँ पर इसको कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड नंबर पे यहाँ पर आएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर एक फोर्थ होगा आपका मेटालिक बॉन्ड। तो ये सारी चीजें हैं। मेनली सबसे ज्यादा जो डिस्कशन इस चैप्टर पे होगा कोवैलेंट बॉन्ड पे होगा, क्योंकि एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और जब वीक बॉन्ड्स, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की बात आएगी तो आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे, इसके 2 हिस्से देखेंगे, फिर एक वंडर वॉल फोर्स को आप देखेंगे, यहाँ पर वंडर वॉल बॉन्ड्स या फिर वंडर वॉल फोर्स कहा जाता है। तो ये हमें यहाँ पर इन सबको एक एक करके सभी बॉन्ड्स को वहां पर पढ़ना है, उनके डिटेल को पढ़ना है, आखिर वो कैसे बनता है, क्या तरीका होता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर्स में देखी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड्स एक एक करके अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बॉन्ड्स को लेकर के कौशल लेविस का एक अप्रोच है। उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग से लिए अपना कुछ तरीका बताया, कुछ चीजें उन्होंने रिसर्च की है और अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको देखते हैं। इनका ये कहना है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, और उसमें से अगर इनर्ट गैस को साइड में रखें, क्योंकि वो तो पहले से ही खुश हैं, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास एक क्वालिटी पाई जाती है कि वो भी अपना आखिरी शेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख ले, मतलब NS और NP इलेक्ट्रॉनों में वो भी 8 इलेक्ट्रॉन भर ले, इनर्ट गैस की तरह, NH2 NP6 की तरह। ठीक है, ये कहते हैं कौन, कौशल लेविस का अप्रोच। उनका ये सोचना है हर किसी के पास वो क्वालिटी नेचर ने दिया है, अगर वो चाहें तो वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक, उसमें ऐसा कुछ नहीं, बस उन्हें क्या कर रहे हैं और मेहनत करनी है, कोई न कोई जुगाड़ लगाना है, आप देखेंगे कि वो भी वहां तक पहुंच सकते हैं। हाँ, यहां पर जाकर के वो कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का सपना ये नहीं कि मेरे भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसका सपना यह है कि मैं एक इनर्ट गैस जिसका नाम है हीलियम, उसकी तरह बन जाऊं, और हीलियम के आखिरी शेल में 8 नहीं केवल 2 होता है। अगर कल को हमसे ऐसा पूछा जाए वो कौन सा इनर्ट गैस है जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है, लेकिन होता है इनर्ट गैस, अब बताओगे वो क्या होता है, हीलियम, क्योंकि वहां पर क्या होता है 1s2 कॉन्फिगरेशन होता है, उसके पास केवल 2 शेल हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन के लिए वो कहते हैं कि हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट नहीं, वो अपना डुप्लेक्स कंप्लीट करना चाहता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन रख के रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब सच में ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो आगे पढ़ा जाएगा। तो चलो यहां पर देखते हैं क्या कैसे क्या बताना चाहते हैं इनका स्टेटमेंट। तो इनके हिसाब से एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल। तो इनके हिसाब से कह रहे हैं भाई सबके पास यहां पर क्वालिटी दी गई है, अगर वो चाहे ले तो अपनी आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर हाइड्रोजन के लिए यहां पर एक बात करें, हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट डुप्लेक्स। हाइड्रोजन कहता है मुझे ऑक्टेट ऑक्टेट नहीं चाहिए, बस मुझे 2 इलेक्ट्रॉन, एक है मेरे पास, एक और हो जाए काम बन जाए, वो केवल अपना डुप्लेक्स कंप्लीट करना चाहता है। फिर यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कहता है टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशंस एटम लूज, जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, गेन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या फिर शेयरिंग भी कर सकता है, कुछ भी व्यवस्था करेगा लेकिन आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्वालिटी रखेगा, ऐसा ही इनका कहना है। ठीक है, फिर कहा गया द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज लिविस ऑक्टेट रूल। यही लिविस का ऑक्टेट रूल भी है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को कर ले जाना, ये इनका ऑक्टेट रूल है। लेकिन अब सवाल आता है क्या सच में इनका ऑक्टेट रूल हर जगह फिट बैठेगा? ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो पूरी मेहनत करने के बाद, कहीं ऐसा हो कि बड़ा ज्यादा मेहनत कर दिया 8 के ऊपर निकल गया, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो इस बात को अपना वो अपने लिविस डॉट स्ट्रक्चर से उसको दिखाते हैं, वो क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट देता हूँ और कुछ बताता हूँ। यहाँ पर अगर लिविस के हिसाब से हम बॉन्ड्स को समझे क्या कैसे, तो वहां पर ये कहते हैं अगर हो सकता है किसी के पास आखिरी शेल में वहां पर उसको 8 चाहिए था, ठीक है, तो लेकिन हो सकता है वहां पर उससे ज्यादा है, ठीक है, कुछ ऐसा भी कर सकता है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उसको पता है अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा मेरे आखिरी शेल में 8 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पसंद करेगा।
अगर कहीं उसको पता है कि कहाँ के इलेक्ट्रॉन कम है, एक्सेप्ट कर ले, किसी से मिल जाता तो ले लेते, 8 हो जाता है। और कहीं और पता चला कि 1-2 लेने देने से कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं शेयरिंग कर लेते, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो आप करेंगे वहाँ पर। जैसे इनका कुछ मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें सीखना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे खास करके मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे, कुछ ग्रुप्स आपको मिलेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, फिर यहाँ पर डी ब्लॉक को छोड़ते हैं, ठीक है, मैं ए वाले को ही बात कर रहा हूँ, थर्ड ए ग्रुप, ठीक है, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, और यहाँ पर आ जाता है 8th ग्रुप, ठीक है ऐसे। और वैसे अगर हम बात करते हैं, इनको कहते हैं पहला ग्रुप है नंबर में, ये दूसरा है, इसके बीच में 10 डी वाले आते हैं, उनको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर का, ये 14 नंबर का, इसको हम कहते हैं 15 नंबर का 15वां ग्रुप है, ये 16 नंबर का, ये 17, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन रखा गया है, अब बताओगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे है, फ्रेंसियम, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आएंगे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, अब बताओगे यहाँ पर कार्बन फैमिली में ना, कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर आते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और यहाँ पर कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और यहाँ पर कौन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पर ऐसा एस्टाटिन भी लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं नट गैस वाले 18वें नंबर पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। देखो यहाँ पर मैंने इसको क्यों लिखा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे मान लेते कोई बॉन्ड वगैरह बनाने में किसी को दिक्कत होगी, तो यहाँ पर मैं आपको कह दूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बात होने वाली यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा तरीका। अब सवाल आता है कि जब भी हम किसी का बॉन्ड, खास करके पी ब्लॉक वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, उनके ऊपर बॉन्ड्स बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो लुईस के हिसाब से जब बॉन्ड्स वगैरह हम बनाना सीखते हैं तो वहां पर एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, वहां पर सबसे पहला काम होगा कि जिस एलिमेंट को हम बॉन्ड से जोड़ने जा रहे हैं, बॉन्ड बनाने जा रहे हैं जिसका, उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है, वहां पर डॉटेड लाइन से हम उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा किसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं, तो फर्स्ट ए ग्रुप के आखिरी शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं वैलेंस, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सभी के पास आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आखिरी शेल को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं किसी एटम के पास ये शेल है, जो आखिरी शेल होता है ना भाई, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस शेल कहते हैं। और वैलेंस शेल या फिर आउटर शेल कुछ भी हो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पूरा खेल यही है, केमिकल बॉन्डिंग में पूरा खेल इन्हीं का ही है। अगर पूरी केमिस्ट्री में देखेंगे, खासकर स्ट्रक्चर बनना, ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, सब कुछ खेल। आपको जल्दी प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे बात करते हुए नहीं सुना होगा आपने कभी जल्दी। आपको जब भी कुछ भी खेल होता है इलेक्ट्रॉनों का, पूरा इलेक्ट्रॉनों का, पूरा जो उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, कुछ भी चीज है जिसको समझाने में बड़ा समय लगा, ये सारे सब कुछ इलेक्ट्रॉनों का ही खेल है। तो इलेक्ट्रॉनों को ही समझना सबसे मेन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनों को समझ जाते हैं, किसी भी एलिमेंट्स में, पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों को आप समझ ले जाते हैं, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, क्या चाहते हैं, तो आपकी केमिस्ट्री बड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर हम बात करते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मैंने कहा यही चाहते हैं कि भाई आखिरी शेल में कितना हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कैसा कॉन्फिगरेशन, NH2 NP। कौन चाहता है ऐसा, ये बताओ। जो चाहेगा तो वही तो परेशान रहेगा, जो कुछ बनना चाहेगा वही परेशान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चाहेगा कुछ करना है तो करने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसलिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो आपको यहाँ पर इन सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। पहले ग्रुप वाले के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, दूसरे वाले के पास 2, थर्ड ए बोले,
या फिर 13 बोले, 13 में नहीं बोलो, मैं थर्ड बोल रहा हूँ, थर्ड का मतलब थर्ड। तो तीसरे वाले ग्रुप में 3, चौथे मतलब फोर्थ वाले में 4, फिफ्थ में 5, ठीक है, और सिक्स वाले में 6, सेवंथ वाले में 7 और एट्थ वाले में 8। इनके आखिरी शेल का ये खेल है, ठीक है। तो याद रखना कि जो जिस ए वाले ग्रुप से बिलोंग कर, आप अगर ये 13 14 हटा दो, यहां पर केवल ए के हिसाब से देखो, जिस नंबर ऑफ ए में है उतना नंबर उसके आखिरी शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिफ्थ है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6 है 6, सेवंथ है 7, एट्थ है 8, ठीक है। और अब बताओगे यहां पर फोर्थ है 4, जिस ए वाले सीरीज से बिलोंग कर, आप कैसे भी याद कर लो इसको, ठीक है, जिस ए से बिलोंग कर रहा है उतना उसके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। चाहे बोरान का आखिरी शेल उठा के देख लो, एल्युमिनियम का, गैलियम का, इंडियम, थैलियम, सबके 3 होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सबके 5 होंगे। और सबका क्या टारगेट है? 8 किसके हैं बताओ आखिरी शेल में? 8 किसके हैं? इनके। तभी तो कहा गया ये दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, कहते हैं हम तो पहले से फुलफिल हैं, हमें कुछ नहीं करना। क्या इसके अलावा किसी का 8 है? किसी के आखिरी शेल में 8 है? नहीं। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं। लेकिन हर कोई कैसा चाहता है? इनकी तरह बनना चाहता है। भाई ये भी चाहते हैं मेरे पास 5 है 3 और मिल जाए, 6 है 2 मिल जाए, 7 है 1 मिल जाए, यहाँ पर चाहते 4 है, कितना मिल जाए वहां पर? 4 और मिल जाए। इन सबसे 3 है, अब ये चाहते क्या करें? हमें तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। और आखिरी शेल में 3 है, 3 का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो 6 तक पहुँच पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको पहली बात यहाँ पर बताओ, क्लियर है? ठीक है, मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये आप अगर नहीं जानते हो तो आपको नोट करना है ये सारे एलिमेंट्स, क्योंकि जो ज़्यादातर बॉन्ड्स का खेल होगा, खास करके कोवेलेंट बॉन्ड पे ही ज़्यादा डॉट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो वहाँ पर खास करके ये जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 13 ग्रुप से लेकर के यहाँ पर 18 तक के जो हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद है, अगर मैंने कहा कि नाइट्रोजन कहीं पर देखा, आपने तुरंत उसके चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं डॉट में ऐसे। ऑक्सीजन फैमिली, तो आपको क्या करना है, यहाँ ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर, सेलेनियम, कोई भी दिख जाए, आखिर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो दिखानी। हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर दिख जाए तो 7 दिखाना। नाइट वहां पर क्या बोलते हैं लास्ट में, आपका 18 ग्रुप का है, वहां पर इनर्ट गैसेस का कोई मेंबर आखिर शेल में 8 दिखाना, अगर आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। आया समझ में? अब मैं मिटाऊं इसको, कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको। ठीक है, चलो मिटाता हूं इसको। तो चलिए अब बात करते हैं यहां पर कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं लिविस डॉट के हिसाब से, इसको देखते हैं। चलो बहुत बेसिक एग्जांपल्स लेता हूं मैं यहां पर। अगर मैं आपको पहले यहां पर एक हाइड्रोजन से इंट्रोड्यूस करा दूं, हाइड्रोजन, इनके आखिरी शेल में आपको बताइए यहां पर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बताओगे 1। इनसे पूछा जाए तुम्हारे तो आखिरी शेल में केवल 1 है, दुनिया 8 चाहिए, तुम्हारे पास तो 1 ही है, तुम्हें तो भी 7 लेना पड़ेगा। कहता मुझे 7 उतनी चाहिए, मेरे पास 1 है, बस 1 की और तलाश है। ठीक है, मैं 2 हो जाऊं उसी में खुश हो जाऊंगा। जितना सब 8 लेकर के खुश होंगे, मैं 1 है बस 1 और मिल जाए, मैं 2 होकर के खुश हो जाऊंगा। तो कहा गया कि यहां पर क्योंकि ये किसकी तरह बनना चाहता है? हीलियम की तरह बनना चाहता है। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, वहां पर बॉन्ड को देखते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपको पता है NH3 अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन, यहां पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम का काम करेगा, मतलब जिसके नंबर कम है, जो सब ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं सेंट्रल एटम। अब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ भाई? फिफ्थ ए ग्रुप का 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ ए ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अब सवाल आता है अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बस इसको 3 तो और जरूरत है भाई, 8 होने में कितना? 3। तो अब याद रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने इलेक्ट्रॉन का ही यूज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन। आ समझ में? अभी मैं कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ आपको कि 5 था, 3 की जरूरत है, तो इन 5 में से क्या करता है? 3 को ही क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में लगाता है और 2 को बचा के रखता है। और हमेशा हम बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को, इस बात का ध्यान देना, हमेशा बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को किस में रखते हैं? हम उसको जोड़े में लगाते हैं। इसको कहते हैं यहाँ पर लोन पेयर। और इनसे जुड़ने कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसको पता है 3 हाइड्रोजन आएंगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन के पास, तीनों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखता है, 1 2 3 ऐसे रखता है। और जब हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब क्या कर जाता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इनका नाइट्रोजन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। यहाँ पर है तो ये 1 है और 1 की जरूरत है, तो इसलिए वो 1 की शेयरिंग करता है। फिर दूसरा वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया, फिर तीसरा वाला इनके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया। जब ऐसा शेयरिंग होगा तो अब देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये शेयरिंग, जैसे अगर हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग किया, तब हाइड्रोजन को क्या हो जाएगा?
अपना इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। शेयरिंग का मतलब ये होता है ना भाई, हम शेयरिंग कोई चीज लेते हैं उसमें क्या करते हैं, दोनों लोग यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी ना शेयरिंग पे लिया तो एक ही लोग यूज कर रहे हैं, नहीं, हम कोई चीज शेयरिंग पे करते हैं तो इसका मतलब भाई तुम भी यूज करो ना, हम भी यूज करेंगे। वैसे सेम यहाँ पर अब शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, अब ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी यूज करेगा और नाइट्रोजन भी। अब ऐसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी यूज करेगा, नाइट्रोजन भी। तो यहाँ पर अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का घेरा बना रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ऐसे कुछ हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के घेरे में 2, अब ये 2 4 2 6 2 8, तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 1। हाइड्रोजन के पास आप देखेंगे इसके घेरे में कितना आया, 2, और हाइड्रोजन चाहता कितना था, वो तो कह रहा हूं मुझे 2 ही तो चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन जब भी किसी के साथ जुड़ता है कितने बॉन्ड से, केवल 1 बॉन्ड से जुड़ता है। एक हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ेगा, ये मोनो एटॉमिक स्पीसीज हैं, ये अगर किसी से जुड़ते हैं तो हमेशा याद रखना कि सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ते हैं, H सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। और क्योंकि यहां पर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो आपको आगे देखने को मिलेगा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमेशा एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, जिससे चैप्टर में हम आगे बढ़ें तो आपको बेसिक चीजें में दिक्कत ना हो। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो एक बॉन्ड, ऐसा कुछ जुगाड़ हो। अब याद रखना ये जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर दिखाया गया, आपसे पूछा इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का। इसलिए इसको जब हम काउंट करते कहेंगे 2, फिर यहाँ से 2 4 2 6 2 8, और हाइड्रोजन का केवल काउंट करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर 2 फिर 2 फिर 2, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो एक और देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। अगर मैं कह दूं H2O वाटर, तो यहां पर लेविस अपनी बात को बल दे रहे हैं, कह रहे कि देखो कैसे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन ने भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली और हाइड्रोजन अपनी डुप्लेक्स कंप्लीट कर ली, तो सबके पास क्वालिटी है, ऐसा बताना चाहते हैं वो। तो चलो हम वाटर के पास चलते हैं। तो वाटर का सेंट्रल एटम वहां पर ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन कौन सी फैमिली का, 6A, तो आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। अब 6 में कितना जोड़ दिया जाए कि 8 हो जाए, बताओ। अब बताओ कि 2 और जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा। तो इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉनों का वो यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है कि जितना बॉन्ड्स बनाएगा, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो अब इसके पास एक ने 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक उसका एक दूसरे का। इसलिए 6 था आखिरी शेल में, 2 की जरूरत है, तो क्या करता है 6 में से केवल 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन और 4 को बचा के रखेगा, और बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को हमेशा जोड़ा जोड़ा बना करके रखता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो याद रखना ये 2 इलेक्ट्रॉनों को तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉनों को जोड़े में रख दिया, और हाइड्रोजन आ रहा है जुड़ने, उसको पता है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पर ऑक्सीजन का, ये ऐसे 2 को ऐसे साइड में रखता है, क्योंकि उसको पता भी हाइड्रोजन आएगा इसके साथ शेयरिंग करेंगे ये, फिर यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग किया, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन के घेरे में तो ये सब आ जाएंगे, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, 2 इसके पास 4 पहले से थे, 2 की शेयरिंग किया तो इससे 4 और हो गए, और हाइड्रोजन के घेरे में ये और यहाँ पर घेरे में ये। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अब बताओ कि ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, ये देखो कभी 6 हुआ करता था, आज 8 हो गया बॉन्ड बना करके। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 था और शेयरिंग करने की वजह से इसको एक और मिल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का डुप्लेक्स कंप्लीट हुआ और ऑक्सीजन का आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी चीजें वो प्रूफ करके बता रहे, वहां पर लिविस का जो अप्रोच था वो यही कह रहे थे, देख रहे हो कैसे यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रही, कैसे डुप्लेक्स कंप्लीट हो जा रही। तो आखिरी शेल में 8 तो नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर शेयरिंग करने की, जब देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास, 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास हो सकता है, तो अपनी बातों को समझाया। फिर इसी क्रम में हमने उनसे कहा कि चलो ठीक है, एक कंपाउंड होता है, अगर हम बात करते हैं BCl3, सेंट्रल मेटल कौन है, बोरान। देखना यहाँ पर, समझना हर कोई, ये रहा बोरान। और अगर बोरान की बात करते हैं तो याद रखना बोरान को मैंने कहा था 3rd A ग्रुप का, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। पूरा खेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है ये भी कितना सोचते हैं, 8 होना, लेकिन आपको पता है यहां पर क्या हो जाता है, बेचारे के पास 3 है। जितना इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा कोई उसका जस्ट डबल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता शेयरिंग करके। 3 था, 3 की शेयरिंग कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6, है कि नहीं। और क्लोरीन की बात करते हैं, इनसे जुड़ने आ रहा है क्लोरीन, इसलिए इसको पता है इसको तीनों बॉन्ड बनाना, 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करना, और 3 क्लोरीन आ रहे हैं, इसलिए अपने तीनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर ऐसे अलग अलग कर देता है और यहाँ पर वेट करता है किसका, क्लोरीन का। अगर मैं क्लोरीन को आपको दिखाऊं, याद रखना क्लोरीन कौन सी फैमिली का मेंबर है, ये सब आपको पता होगा तभी आप बॉन्ड बना सकते हो।
आपको बताओगे 7th ए ग्रुप का, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 7 में कितना जोड़ा जाए कि 8 हो जाए? एक और जोड़ देते, इसीलिए वो क्या हो जाता है 7 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन का यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। और यहाँ पर देखना कैसे, अब ये क्या हो जाता है, अगर एक का यूज कर रहा है, ये रहा बोरान के साथ एक को रख दिया, और कितने अभी बचे रह गए? 6। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जो बॉन्ड में जा रहे हैं, सब कुछ लिविस डॉट स्ट्रक्चर में आपको दिखाना पड़ता है। एक यहाँ तो बचा हुआ 6, और मैं कहा बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को हमेशा किस में दिखाते हैं भाई? जोड़े में। किस में दिखाते हैं? जोड़े। 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर। ऐसे जो दूसरा क्लोरीन आया है वो यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर इसके 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 होता है, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर। ऐसे जो तीसरा क्लोरीन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ रखेगा, और यहाँ पर बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ऐसे रख लेता है। ठीक है, ऐसे। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, तो देखो अब बोरान का घेरा बना दे, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास था व्हाइट वाला, फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की उनकी शेयरिंग किया, तो इसके घेरे में भाई यहाँ पर अब टोटल ये हो जाएगा। क्लोरीन का घेरा ये बन जाएगा, इस क्लोरीन का ये, और इस क्लोरीन का ये बन जाएगा। अब टोटल अगर बोरान की बात करते हैं, ठीक है, बोरान के पास 2, 2, 4, 2, 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? 6। पूरी मेहनत किया, पूरा संघर्ष भाई, ऐसा नहीं कोई इलेक्ट्रॉन बचा के रख लिया। 3 मिला था इसको बचपन से, उन तीनों का यूज किया, और तीनों का यूज करके मैक्सिमम कितना? 6 तक पहुंचा। अच्छा क्लोरीन से पूछो कि देखो भाई हम तो 7 लेकर के पैदा हुए थे, एक की जरूरत थी, शेयरिंग कर लिया, हमारे पास देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो जाता है। इनका तो मस्त है भाई, ऐसे इनका भी हो जाता है, इनका भी हो जाता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया किसका इस बार? बोरान का। तो लेविस का जो अप्रोच था, हर किसी के पास क्वालिटी है ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो बोरान से अगर पूछा गया बताओ भाई क्या तुम्हारे पास है, कह रहे क्या बताए, हम तो बचपन से ही गरीब पैदा हुए, ठीक है, पूरी मेहनत करके केवल हम 6 तक पहुंच पा रहे हैं। देखो मैंने कई लोगों के ऑक्टेट कंप्लीट करा दी, इनका भी 8 किया, इनका भी 8 किया, लेकिन मेरा केवल 6 रह जाता है। तो ये भी चीज़ है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये लिविस के अप्रोच का क्या हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं ड्रॉबैक है। जो वो कह रहे थे नहीं सबको ऑक्टेट कंप्लीट होगा, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ऐसा कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर बोरान का हम देख रहे हैं साफ साफ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। चलो यहाँ पर इसको मिटाएं, इसको मिटा के यहीं पर बताता हूँ। चलो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं आपको लिविस की बात को समझाने के लिए। एक होता है कंपाउंड PCl5। PCl5 आपको पता है यहाँ पर सेंट्रल मेटल हमारा फास्फोरस है, सेंट्रल एटम फास्फोरस। और फास्फोरस के पास आपको पता है कौन सी फैमिली का? नाइट्रोजन फैमिली। आखिरी शेल में कितना? 5। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाना चाहता है? सिंगल बॉन्ड। और इसका मतलब यहाँ पर अगर बात करते हैं फास्फोरस अगर इनको 5 क्लोरीन को खुद से जोड़ रहा है, इसका मतलब बिना किसी संदेह के फास्फोरस ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन खर्च किए हैं 5 क्लोरीन को पकड़ने के लिए। और जब यहाँ पर मैं इसको दिखाऊं तो आप यहाँ पर ऐसा देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर ये पहला इलेक्ट्रॉन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां हो जाता है। फिर अब यहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं किसको? क्लोरीन की। और क्लोरीन के बारे में हर कोई जानता है भाई इनके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये लेकर के चलते हैं, बहुत खुश है क्योंकि इनको पता है कि 7 है, एक की ज़रूरत है, कहीं पर भी किसी के साथ बना लेंगे। तो ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक को हम बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए खर्च करते हैं और बचे हुए को कहाँ पर आप बताओगे? इसे जोड़े के रूप में ऐसे रख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर अगला क्लोरीन आ जाता है, नेक्स्ट क्लोरीन आ रहा है यहाँ पर, ठीक, ऐसा कुछ। और अब अगर हम फास्फोरस का एक रेंज बनाए, एक घेरा बनाए, तो हम देखना चाहेंगे फास्फोरस के पास टोटल कितने? भाई 5 थे, 5 की शेयरिंग कर दिया, जितने की शेयरिंग करेगा उसका जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ये, और क्लोरीन का घेरा ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे, ऐसे और ऐसे हो जाता है। अब अगर हम देखें फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन काउंट कर पाएंगे क्या आप? ये 2, फिर 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, बताओ फास्फोरस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का तो कह रहे भाई सबका काउंट कर लो अच्छे से, सबका 8 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, 8 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा ठीक है क्लोरीन की कोई बात नहीं, उस पर हमने नहीं कुछ बोल रहे, क्लोरीन पे हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन फास्फोरस को तो कह सकते हैं। बताओ सब कोई 8 के लिए मरा जा रहा है, तुम 8 से ज्यादा रख लिए। ठीक है, तो लिविस का कहना था हर कोई 8 करना चाहता है, तो ये तो 8 से आगे निकल गया। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं वहां पर आप बताओगे उनके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ना ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ना ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है।
तो ऐसी कुछ सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम देखते हैं ऑक्टेट रूल बहुत भली भात वहाँ पर फॉलो होता है, और बहुत जगह हम देखते हैं जहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक आध एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर बना रहे तो बना ही देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर चलो अगर मैं आपको ऐसा कहता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, इसको भी देखते हैं। दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ने जा रहे हैं, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, और दोनों का मकसद ये है कि आखिरी में 7 है, 2 और करना है, 8 करना है। तो 6, आखिरी में 6 है, 2 और बढ़ा करके 8 करना है। तो जब सवाल आता है यहाँ पर 2 ही लोग हैं आपस में, इन दोनों को निपटना चाहे जैसे, और 8 से ज़्यादा ये रखेंगे नहीं, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। जैसे ये लोग तो रख लिए, लेकिन यहाँ पर सेकेंड पीरियड के लोग 8 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब बात आती है यहाँ पर, हमें पता है कि इनको 2 की और ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत होगी उतने बॉन्ड बनाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे, लेकिन इनके पास ऑप्शन और कुछ है नहीं। इनको भी 2 बॉन्ड चाहिए, इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये कहते हैं चलो एक काम करते हैं, मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब दोनों की जो भी ज़रूरतें पूरी कर रही है, दोनों को हम ही आपस में पूरा करना है। तो यहाँ पर इसलिए ये क्या करते हैं, आपस में ही कहते हैं एक 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अब जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर खर्च कर रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने, और यहाँ पर बचे हुए कितने बताओ, 6 आखिरी में होते हैं, तो कितना बचा रह जाएगा, 4। ठीक है, और बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को हमेशा हम किस में दिखाते हैं, जोड़े में दिखाते हैं ऐसे। तो अब हमसे पूछा जाए इनका घेरा बना के दिखाओ इस वाले ऑक्सीजन का, हमने कहा ये तो। फिर कहा आगे एक काम करो, इनका घेरा बना के दिखाओ, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ काम होंगे। और जब हम ऐसा बनाते हैं तो मैंने कहा जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ पर तो इसकी वजह से एक बॉन्ड, इसकी वजह से एक बॉन्ड, और बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। और बताओ ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 2 2 4 2 6 2 8, अब बताओगे 8 इलेक्ट्रॉन, इनका भी 2 2 4 2 6 2 8, इनका भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट मस्त में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर NO2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर तीसरा और कोई नहीं, यही दोनों लोग आमने सामने हैं। अब अपने आपस में ही जुगाड़ करके कुछ भी, दोनों को एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कह रहे देखो भाई मेरे पास तो 5 होता है, मुझे 3 की जरूरत होती है। कह रहा वही सेम मेरे पास भी 5 तो है, 3 और चाहिए। कहा गया तब तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर 3 एटम होते जैसे हाइड्रोजन नाम के, कहां पर के NH3 जो बताया था, वहां पर तब एक इलेक्ट्रॉन 3 के साथ खर्च करते, 3 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अब कह रहे हैं कि 2 ही लोग हैं, अब क्या करें। तो यहां पर बताएंगे एक काम करो, इससे अच्छा कुछ नहीं, हम दोनों लोग ही आपस में कितने कितने जितने की जरूरत है उतने की शेयरिंग कर ले। नाइट्रोजन कह रहे मेरे पास 5 है, मैं तो 3 सामने रख रहा हूँ शेयरिंग के लिए और 2 बचा के रख रहा हूँ। तो अगला वाला भी कह रहा है ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन मैं भी रख रहा हूँ, क्योंकि और ऑप्शन तो है नहीं, किसी और से जुड़ करके कंप्लीट कर ले, और 2 मैं भी बचा के रख लूंगा। तो जब हम यहाँ पर इनका घेरा देखेंगे ऐसे, इनका घेरा देखेंगे ऐसे। तो अब अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं इनके बीच में कितना 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो पहले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड, दूसरे से दूसरा बॉन्ड, तीसरे से तीसरा बॉन्ड, और यहाँ पर देखते हैं और एक लोन पेयर दोनों बचा कर रख लिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके घेरे में, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, इनका भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर वो सच में ऑक्टेट रूल को पूरी भली भांति फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी आपको मिलेगा जहां पर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, या तो उनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो जाते हैं, या तो 8 के ऊपर निकल जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि लेविस का जो अप्रोच था उसमें कहाँ कहाँ वो खरे उतरते थे, कहाँ कहाँ वो फेल हो जाते थे। तो आया समझ में आपको। बॉन्ड फॉर्मेशंस करना है तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूरा खेल है। अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर को समझना है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूरा खेल है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख देना है, फिर आपको देखना है कि कितने लोगों से जुड़ने जा रहा है, जो जुड़ने जा रहा है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने की जरूरत है, जो जुड़ रहा है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने की जरूरत है। तो हम वहां पर बॉन्ड्स को बना सकते हैं। चलो मैं इसको हटाता हूं, फिर आते हैं लेविस वाले स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा था उनके पॉइंट्स पे। तो वही आपको यहां पर इनका जो कहना था कि एक्वायर्ड इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन टू लूज, इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, शेयर। मैंने आपको अभी जितने एग्जांपल्स बताए शेयरिंग के बताए, और निकालना एक्सेप्ट करना भी हम जो बॉन्ड एक एक करके पढ़ेंगे वहां पर आपको सब कुछ दिखेगा। फिर कहता है टेंडेंसी टू अटेन टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज लेविस ऑक्टेट रूल। और जैसे यहाँ पर OH2O का बताया, मैंने कहा यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 था, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ने जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, जिससे कि इस हाइड्रोजन का डुप्लेक्स कंप्लीट हुआ, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने कहा BeCl2 BCl3, अगर इनकी बात करते हैं, BeCl2 की बात करते हैं, यहाँ पर देखो बेरेलियम आपको पता है सेकेंडरी ग्रुप का मेंबर है, इसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो कह रहे हैं भाई बहुत ज्यादा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, शेयरिंग कर सकता हूँ, इसलिए 2 ही क्लोरीन इसके पास आता है।
ऐसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचा करके 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये अब बेरिलियम की बात करते हैं, Be के पास इसका घेरा बनाते हैं, इनका घेरा बनाते हैं। बेरिलियम के पास बताओ 2 2 4, क्योंकि 2 थे, 2 से केवल 6 4 हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या था, 7 था, 1 की शेयरिंग करके ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। लेकिन इनसे पूछे क्या इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, और यहां पर आपको बताता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में आपको कहता है क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। जैसे कि यहां पर बताइए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जो एक्सेप्शंस हैं। बताइए कंपाउंड्स इन विच ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसे लोग जिनकी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता, आखिरी शेल में 8 नहीं है, उन सबको हम कहते हैं भाई तुम क्या हो, वहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, 8 से कम ही। जैसे यहाँ पर BF3, AlCl3, BCl3, BeCl2, ZnCl2, इन सब की बात करते हैं। और यहाँ पर BeCl2 मैंने आपको बताया, और वहां पर हम लोग जब इसको देखते थे तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर BCl3 टाइप का। तो यहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का देख रहे हैं, बोरान के घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 2 4 2 6, 3 थे बेचारे के पास, शेयरिंग किया, केवल 6 पहुंच रहे हैं। BCl3 बोरान के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और बताया कि होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल मतलब 8 नहीं, 8 से आगे निकल गए, ठीक है। और कैसे एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट के आगे निकल गए वो। तो यहां पर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल्स देखते हैं। यहां पर कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट या फिर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। जैसे PCl5 का बना के दिखाया था ना, SF6, IF7 सबका आप बना करके देख सकते हैं। IF7 में से आयोडीन है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और 7 फ्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7। तो यहाँ पर इसका मतलब आप देखेंगे ऐसे कुछ, अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आयोडीन ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन का यूज किया और क्या जोड़ लिया, 7 फ्लोरीन, और एक बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कितने 6 जोड़े गए ना, एक और जोड़ते हैं यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, 7 ना, 7 आ रहा है। तो यहाँ पर आप बताएंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, कहा गया यहाँ पर भाई ये पूरा का पूरा 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। बताओ ये सब 8 को क्रॉस कर गए, और यहाँ पर इनके पास मैंने आपको बताया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो बताया गया PCl5 फास्फोरस कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। चलिए क्वेश्चन बताओ, नीट 2023 में पूछा गया अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। ऐसे कितने लोग हैं जिनके सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं का मतलब 8 से कम है तो उसको भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, 8 से ज्यादा है तो उसको भी नहीं में रखेंगे, ठीक है। 8 की बात हो रही है। बताया गया नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, NH3 है, AlCl3 है, BCl2 है, CCl4, PCl5 है। अगर मैं NH3 की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेंगे और यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं भाई। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, ये तो 8 रख रहे हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। कहा गया तुमको नहीं ढूंढ रहे, किसको ढूंढ रहे, जहां पर नहीं है। एल्यूमिनियम बताओ कौन सी फैमिली का, थर्ड ए ग्रुप, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 क्लोरीन के साथ कर रहा है, तभी तो AlCl3 कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। बताओ ये एक लोग मिल गए। और BeCl2 अभी बताया था सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर, आखिरी में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बस कितना 2 2 4 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाया। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन कौन सी फैमिली का मेंबर बताओ जल्दी से, चौथे ग्रुप का, 4 इलेक्ट्रॉन थे आखिरी शेल में, चारों की शेयरिंग कर लिया तो 2 2 4 2 6 2 8। अब बताओ कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, इनको नहीं ढूंढ रहे हम लोग, 2 लोग मिल गए, ठीक है। तीसरा PCl5, तो बताओ कि 5 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब बताओगे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कितना आ जाता है यहाँ पर, अब बताओगे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो हमसे ये पूछा गया जिसके आखिरी शेल में 8 नहीं है, तो अब बताओगे इनके 8, इनके ना, तो इनके 8 है, ना तो इनके 8 है, ना तो इनके 8 है। तो 1 2 3 टोटल हमारे पास 3 स्पीसीज हैं जिसके आखिरी शेल में 8 नहीं है। 8 से ज्यादा है तो उसको भी नहीं में ही काउंट करेंगे, 8 से कम है, ठीक है, तो उसको भी। तो यहाँ पर टोटल 3 स्पीसीज थी। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शंस मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का बताया। अब हमें यहाँ पर एक एक करके सभी बॉन्ड्स को देखना है।
और इसमें सबसे पहले बॉन्ड जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड इसको कहा जाता है। और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। देखो मैंने कहा कि सबका मकसद एक ही है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड का क्या खास बात होता है? कहा गया पहले तो मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर क्या हो जाएगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। किसके? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही आयनिक बॉन्ड्स बनता है। तो कैसे बनता है कि यहां पर मेटल क्या कर जाता है, अगर हम देखते हैं ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो रहता है, लेकिन उसके बाद एक और शेल होती है जिसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब वो क्या कर जाते हैं वहां पर, मतलब क्या हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं सेकंड लास्ट सेल जो हो जाता है, आखिरी सेल से एक सेल पहले, मतलब n-1 सेल में, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि वहां पर 8 तो रहता है, लेकिन आखिरी शेल की वजह से वहां पर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1-2 ऐसा कुछ हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और नॉन मेटल्स की एक खास बात होती है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने में बस कुछ ही इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं आखिरी शेल में। तो इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड होता है, मेटल कंप्लीट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स का, और नॉन मेटल कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट करता है अपने आखिरी शेल में, जिससे कि नॉन मेटल के पास क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 8 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे पूछा आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से, ठीक है, यहां पर आयनिक बॉन्ड्स बनता है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है उतना उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज आता है। जब एक पॉजिटिव बन चुका है और एक नेगेटिव बन चुका है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा भाई, एक प्लस चार्ज बन गया, एक नेगेटिव चार्ज बन गया, तो उनके बीच में क्या लगेगा, आप बताओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, बॉन्ड बनता है। अट्रैक्शन हुआ तो मैंने कहा था बॉन्ड में शुरू में क्या बताया, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या क्या होता है, इसको समझते चलते हैं। बताया गया ये बॉन्ड कैसे बनेगा, बताया गया द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में बताओ, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में यहां पर बॉन्ड बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स। मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया जाता है कंप्लीटली, और नॉन मेटल के द्वारा कंप्लीटली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। इस कार्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड, और ऐसे बॉन्ड्स को ही हम कहते हैं भाई, ये तो आयनिक बोलते हैं, ये तो इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड कहते हैं। तो होता क्या यहां पर समझो, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करता है। और मेटल जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो इसके ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल जैसे मैं एक्स बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और प्लस और माइनस चार्ज आपको वहां पर कुलाब ने बताया होगा, ठीक है, जब 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट, आप कहते हैं ना, वहां पर फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयन बनने की वजह से बॉन्ड्स बना। तो ये सारी चीजें, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पर NaCl आप कंपाउंड जानते ही होंगे, ठीक है, कॉमन साल्ट बोला जाता है। ये कैसे बना होगा, वो एक आयनिक कंपाउंड है। अगर आपको पता है कि आपको पता है सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, 1 है, 2 8 1, 2 8 1, 10 and 1 11 है। अब देखो इनके पास 2 रास्ते थे सोडियम के पास, आखिरी शेल कौन सा, ये तीसरा वाला है। या तो ये काम ये करे, कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था करे और आखिरी शेल में अपने कितना कर ले, 8 कर ले, क्योंकि भाई 1 है, अभी 8 होने के लिए 7 की जरूरत है। या फिर एक और दिमाग लगा सकते हैं, वो क्या, क्यों इसको लेकर के 7 कहां से व्यवस्था करेंगे, इससे अच्छा एक काम करते, इसको निकाल ही देते, और जब ये निकल जाएगा तो आखिरी शेल कौन सा कहलाएगा, ये, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये यहां पर चाहता है कि भाई हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तो नहीं हो सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, हम 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तब जाकर के अपने ऑक्टेट कहीं कंप्लीट हो। तो कहता है हमारे पास एक ही रास्ता दिखता है कि हम आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल करके अपना आखिरी शेल ये वाला बना ले जिसमें 8 है। अब आते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन की क्या समस्या है, क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, 17। तो उसने पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख लिया, 2, क्योंकि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने आपको पढ़ाया। दूसरे में आप देखेंगे 8 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, तीसरे में 7 रखा है, और जो इसका तीसरा शेल है वही आखिरी शेल है। तो यहां पर कहा जा रहा है इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन एक एक करके 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे और आखिरी शेल ये बना ले, कहते कि मेरे भी आखिरी शेल में 8 हो गए।
या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि काम ये करे कि एक काम करे यहाँ पर कहीं से एक ही इलेक्ट्रॉन तो पीछे है, 8 होने बस एक इलेक्ट्रॉन दूर है, 7 निकालने से अच्छा है कि एक को एक्सेप्ट कर ले। इसलिए ये इनकी जरूरत थी एक निकालने की, इनकी जरूरत थी एक लेने की, इनको भी स्टेबल होना है, इनको भी स्टेबल होना है, और इसी चक्कर में एक दूसरे के करीब आते हैं। और यहाँ पर मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करता है, रिलीज करेगा, और नॉन मेटल मतलब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे कि 7 से 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 8 हो जाता है। और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इनके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे ऊपर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, इनके ऊपर प्लस और इनके ऊपर क्या जाता है, माइनस। और प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे के बगल बगल रहेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर एक लाइन जो डॉटेड लाइन दिखा गया इसको कहते हैं लाइन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो ऐसा बॉन्ड्स बन रहा है, इसी को हम कहते हैं भाई ये कोई और बॉन्ड नहीं है, ये आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, क्या समझ में। तो इनके बीच में आप देख रहे हैं कैसे Na और Cl आपस में जुड़ते हैं और जाकर के NaCl का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर किया गया। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए दिया गया फिर वापस लेना, यहाँ पर इसने कंप्लीटली निकाला है, कंप्लीटली एक्सेप्ट किया, तभी इनके ऊपर कंप्लीट प्लस चार्ज, इनके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आया, तब इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, ऐसा कुछ हो जाता है। चलो आज समझ में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर मेटल ने इलेक्ट्रॉन को निकाला, निकाल करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, दोनों का मकसद कंप्लीट हुआ, बॉन्ड बन गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, आयनिक बॉन्ड। कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है इसको आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड इसको कहा जाता है। अब सवाल आता है, आपको पता है एक कैटायन और एक एनायन, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोसेस चल रहा है, एनायन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और कैटायन उसको मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हम चाहते हैं एक अच्छा बॉन्ड बने और जल्दी से बने, तो हम क्या चाहेंगे, जो हमारा मेटल है बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे और जो हमारा नॉन मेटल बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, क्योंकि यहाँ पर जितनी जल्दी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बनेगा उतनी जल्दी और उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड्स बनेगा। और प्लस चार्ज कितनी जल्दी बनेगा बताओ, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और माइनस चार्ज कितनी जल्दी आएगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और याद रखना जो मेटल होते हैं उनकी बड़ी अच्छी खास बात होती है, रिएक्शंस करने का तरीका जो होता है, बहुत रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उनको हम कहते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले लोग। ये क्या करते हैं, अपने आप में माहिर हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से रिलीज कर देते हैं, और किसी के बस में उतना नहीं होता कि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। लेकिन जो मेटल्स होते हैं बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, और नॉन मेटल जो अच्छी क्वालिटी के नॉन मेटल होते हैं उतनी अच्छे तरीके से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और याद रखना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, और एक के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता नहीं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है। अगर हम कहें कि एक के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी, तो दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उनके पास खींचने की क्षमता नहीं होती, डोनेट करनी मतलब खींचने की पावर उनकी बहुत कम है। जो खींच रहे हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर हम चाहते हैं आयनिक बॉन्ड्स बने तो यहाँ पर एक टर्म्स आता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड। कैसे कि अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता केवल एक क्वालिटी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करनी, उनके पास जितना ज्यादा खींचने की होगी, जो इन्होंने डोनेट करा है उसके बड़ी तेजी से खींच लेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड्स बनेगा। ठीक है, और आपको पता है कि अगर हम किसी भी ग्रुप में जाते हैं, जैसे फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप माहिर है अपने आयनिक बॉन्ड्स बनाने के लिए, ग्रुप में जैसे नीचे जाते हैं, ठीक है, तो उनका आखिरी शेल का न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने लगता है। इसीलिए आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों पे उतनी अच्छी पकड़ न्यूक्लियस नहीं बना पाता। ये सब मैं जब पीरियोडिक टेबल्स पढ़ाऊंगा आपको भी, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां पर क्या हो जाता है कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों पे क्या हो जाता है, उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती, जिसकी वजह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकलना मतलब उनके पास बड़ी आसानी से पॉजिटिव करेक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। और नॉन मेटल जो हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और जितनी छोटी साइज का नॉन मेटल होगा उतना आसानी से खींचेगा वहां पर, क्योंकि उसको खींचने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, न्यूक्लियस। तो इसलिए याद रखना कि अगर हमसे कभी पूछा जाए एक अच्छा आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, जवाब बताओ कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम हो और हमारे नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, या फिर एक शब्द में बोले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जब बहुत ही ज्यादा हो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। चलिए यहाँ पर आपको वही बात करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड्स बनेगा।
और आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कौन रखते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप वाले, बहुत मायने, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप वाले बहुत ज्यादा। कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से। और जैसे जैसे नीचे उतरने लगोगे ग्रुप में और ज्यादा क्वालिटी आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और बताया कि यहाँ पर सेवंथ ए ग्रुप वाले, सेवंथ ए ग्रुप वाले के पास बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है। फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर और कम आयोडीन। तो नीचे जाने पर हालांकि क्वालिटी घटने लगती, लेकिन जितना हम ऊपर होंगे, सेवंथ ग्रुप में ऊपर और फर्स्ट ग्रुप में नीचे, ये फर्स्ट ग्रुप में जितना नीचे और सेवंथ ग्रुप में जितना ऊपर होंगे, उतना अच्छा इनके बीच में डिस्टेंस भी होगा और उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड्स भी बनता है। तो इसलिए आपको कहता है कि सेवंथ ए, फर्स्ट ए सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स फॉर मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड, मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर सुना होगा NaF हो जाए, ठीक है, NaCl हो जाए, और यहाँ पर CsCl हो जाए, ठीक है, CsCl, ठीक है, Cl, CsBr आ जाए, CsF आ जाए, तो ये तो बहुत खतरनाक आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये सब लोग यहाँ पर होते हैं, तो जो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं ज्यादातर। इसके अलावा भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं मैक्सिमम की बात है, तो एक लाइन आपको लिख दिया वहां पर। फिर आपको यहाँ पर कहता है, यहाँ पर more the distance between two elements in periodic tables, more will be ionic character of bonds। कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब इस बात को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि सेवंथ ग्रुप वाला जितना ऊपर होगा और फर्स्ट ग्रुप वाला जितना नीचे, इनके बीच में आपको पता है सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी। उस नजरिए से इसको बोला गया, ऐसा नहीं कि हर जगह हम काउंट करेंगे, बस इसको बोलने का मतलब एक पॉइंट से ऐसे ध्यान देना, ठीक है, उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड होगा। कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, या फिर जो नॉन मेटल्स है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। या फिर आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखता है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है वो इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी, या फिर नॉन मेटल का अगर पूछा जाए तो नॉन मेटल जितना नेगेटिव चार्ज गेन करता है वो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, चलो यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ MgO, ठीक है, ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम आपको पता है कितना होता है, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 12, सोडियम जस्ट बगल सेकेंड ग्रुप में, तो बताओगे 2 8 2, तभी तो 12 होगा, 2 8 2, 8 2 10 2 12। ऑक्सीजन का आपको पता है पहले शेल में 2, दूसरे में 6, ये कहानी है इन दोनों की। अब दोनों की समस्या समझो, इनको पता है हम 6 ले तब जाकर के 8 होगा, इससे अच्छा हम इसको क्यों रखे यार, इसको निकाल ही देते, हम इसको कह देते आखिरी शेल हमारा। ऑक्सीजन से पूछे, कह मैं 6 निकालूं तब 2 हो, और वो भी हीलियम की तरह बनेगा। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन कहीं से 2 मिल जाता तो ले लेते, सबसे अच्छा रहता। जब इनके पास आते हैं तो इनको 2 निकालना था, इनको 2 चाहिए था। अब क्या हो जाता है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ऑक्सीजन उसको 2 ले लेता है। और जब ऐसा कुछ होगा, आपको पता है मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो क्या हो जाएगा वहां पर, और यहाँ पर ये MgO बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। और मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे, +2, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए अगर हमसे पूछा जाए भाई इलेक्ट्रोवैलेंसी Mg का कितना होगा, बताओगे, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला था, तो ऑक्सीजन का पूछा जाए इलेक्ट्रोवैलेंसी, आप बताओगे ये भी तो हो जाता है। या फिर आपके एनसीईआरटी की बुक में अच्छी लाइन लिखता है, भाई जितना प्लस चार्ज लिया जितना माइनस चार्ज आया वही उसके इलेक्ट्रोवैलेंसी। चार्ज से पता है जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने प्लस चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना माइनस चार्ज आएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता। तो चलो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको बताता है कि अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, आपको पता है कैल्शियम का 20 होता है 2882 और क्लोरीन का 287 हो जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 8 हो जाएगा अगर 2 निकालते हैं, और इनको 1 लेना है, 2 क्लोरीन है इसके पास, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन पकड़ लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन, तो इनका भी 8 हो जाएगा, इनका भी 8 हो जाता है, और इनके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाता है। और आपको पता है क्लोरीन का, अगर 1 क्लोरीन का देखते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि 1 क्लोरीन 1 ही ले रहा है। इससे जब हमसे इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछा जाए क्लोरीन का, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कैल्शियम का हम कहेंगे 2 और क्लोरीन का पूछा जाए तो 1। देखो 2 क्लोरीन थे, जब हमसे क्लोरीन का पूछा जाए तो हम 1 क्लोरीन का बताएंगे, वहां पर क्या हो जाता है आप बताओगे 1 आ जाता है। चलो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।
यहां पर कहता था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द, क्या हो जाएगा, पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया वो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स, या फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो बताओ कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, फिर नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वही इसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना करते हैं, अगले टर्न पे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, थैंक यू।